नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 दिसंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न पत्र कर रहे थे, चारों ऑप्शनों को विद डिटेल। तो इस वीडियो क्लास से पहले हमने 25 प्रश्न कर लिया है। आज की वीडियो क्लास में हम 25 प्रश्न करेंगे, यानी कि 26 से 50। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का वीडियो क्लास शुरू करते हैं। और वीडियो क्लास जिन्होंने नहीं देखा है, प्रीवियस प्लेलिस्ट बना दी है, अब जाके देख सकते हैं। तो प्रश्न है 26वां। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करते हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से सही उत्तर होगा जंगी की पतोह। तो जंगी की पतोह को ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करते हैं। अगला जो इसके आगे डिटेल में जो इसका आंसर हो जाएगा वो कुछ इस तरह से है। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे, बिरजू की माँ ने पुचकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी फटी हुई है, सारी साड़ी फटी हुई है, बेचारी आ जल्दी आ। लाल पान की बेगम कहानी के प्रमुख जो पात्र हैं वो हैं बिरजू की माँ, चांपिया, सुनरी, मखनी बुआ, जंगी की पतोह और राधे की बेटी। इसी तरह ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, सभी कहानी संग्रह हैं रेणु जी की। रेणु जी की जो कहानियाँ हैं वो हैं रसप्रिया, ठेस, तीसरी कसम, उफ मारे गए गुलफाम, एक आदमी रात्रि की महक, पंच लाइट, पहलवान की ढोलक, संवादिया संवदिया, अकल और भैंस, तीन बिंदिया इत्यादि। तो ये सारी इनकी कहानी संग्रह है, कहानी है। तो कहानी संग्रह ऊपर दे रखा है ये, और कहानियाँ है ये। तो इन सब को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये पूछी जाती हैं। अगला जो प्रश्न बनेगा, चंद्रदेव से मेरी बात शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी सन 1904 में। चंद्रदेव से मेरी बात कहानी राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की है। इनकी जो कहानियां हैं, चंद्रदेव से मेरी बात जो कि 1904 की है, कुंभ में छोटी बहू 1906 की है, दुलाई वाली 1907, दलिया 1909 इत्यादि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी है जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। इस कहानी में लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है। कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, एक लाला भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका बंग महिला। तो ये 27वां प्रश्न है। अगला जो प्रश्न बनता है, तो आप इन प्रश्नों को देखिए इन डेप्थ किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है एनटीए, और आपने इन डेप्थ किस तरह से अपनी तैयारी करनी है वो मैं आपको इसीलिए ये वीडियो क्लास करवा रही हूँ, ताकि आप इसको एनालाइज कर सकें। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी में उपयुक्त कथन किसने किसे कहा है? तो ये कहा है नवाब बीबी ने शाहनी से। और ये जो कहानी है कृष्णा सोबती की है, और इसमें देश विभाजन की पृष्ठभूमि में नाते रिश्ते के यकायक बदल जाने और झूठ में पड़ जाने की पीड़ा का संवेदनशील साक्ष्य है। इसमें जो प्रमुख पात्र रहे हैं वो बेगू पटवारी, इस्माइल, मसीद के मुल्ला, जेलदार, रसूली, नवाब बीबी इत्यादि हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, किनकी रचनाएं? तो ये कृष्णा सोबती की। डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे के, यारों के यार, तीन पहाड़, दिलो दानिश, जिंदा रुख, जिंदगी नामा, ए लड़की उपन्यास है। कहानी बादलों के घेरे तथा संस्मरण हम हशमत हैं इनके। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इनके सन आपको पता होने चाहिए। अगला जो प्रश्न आपका है, पवित्रता माप है, जो कि यहाँ पे पवित्रता माप नहीं, टाइपिंग मिस्टेक बहुत है यहाँ पे। तो पवित्रता, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। पवित्रता माप नहीं पाप है, मलिनता है, सुख का आलोचक है, दुख पूर्ण
की कसौटी में पाप उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है, अम, अ, ये संवाद स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना के द्वारा कहा गया है। और इनके जो बाकी जो प्रमुख पात्र हैं, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, कुमारदास, धातुसेन, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, देवसेना, विजया, कमला, रामा आदि। स्कंदगुप्त का जो कथन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, ये स्कंदगुप्त का कथन है, जो कि बार बार पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण भी है। और ये जो कथन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है, ये रिपीट प्रश्न है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं, सज्जन 1910 की है, कल्याणी परिणय 1912 की है, करुणालय 1912 की है, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जनमेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव सेना 1933 की है। तो ये सब महत्वपूर्ण लाइनें हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। अब जो अगला प्रश्न है, मानव कब दानव से दुर्दांत, पशु से बर्बर और पत्थर से भी कठोर, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको साफ पता चल जाएगा। पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा है सिंहरण के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद आगे जो इसका जो महत्वपूर्ण जो कथन है वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिनको आप ध्यान में रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। जो अगले जो महत्वपूर्ण जो कथन है वो है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हिमाद्री तुर्ग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा परजुल स्वतंत्रता पुकारती। ये सारे 5 के 5 जो कथन है महत्वपूर्ण पूछे जा चुके हैं। अगला जो प्रश्न बनता है कि श्रीपत बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजू दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो कहा गया है संवाद, ये कहा है श्रीपत के द्वारा। और ये उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा चर्चित नाटक है। अंजू दीदी नाटक नायिका प्रधान नाटक है। इस नाटक में पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक कथा वस्तु है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है क्योंकि आगे पूछी जा सकती है। अंजू दीदी एक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक कथा वस्तु है तथा नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या को उजागर किया। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अंजू दीदी जो नाटक है उसके जो पात्र हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, क्योंकि इनके पात्रों के कितने साल के हैं ये भी लगा दिया ताकि पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में नेक्स्ट टाइम कि कौन कितने वर्ष का है। जैसे कि श्रीपति जो है अंजू दीदी का भाई है और उम्र इसकी 27 से 28 वर्ष है। और जो इसकी जो अंजू दीदी है, जो कि अंजलि नाम है, जो प्रमुख पात्र है, और इसका जो लगभग उम्र है वो 30 वर्ष है। और इसी तरह इंद्र नारायण जो कि अंजू दीदी का पति है, वकील
है पेशे से और उम्र उसकी 38 से 40 वर्ष है। अनिमा जो कि अंजू दीदी की सहेली है। नीरज जो कि अंजू का पुत्र 11 वर्ष का है। मुन्नी नौकरानी है। राधु नौकर है। उपेंद्र नाथ अश्क के जो नाटक हैं, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, कैद, उड़ान, पैंतरे, अंजू दीदी, अंधी गली, बड़े खिलाड़ी, भंवर आदि, ये सारे इनके नाटक हैं। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इनके छांटने से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न बनता है, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वो इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया? अब तो देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि नाटक में या कहानी में किसने कौन सा संवाद कहा या उपन्यास में। तो बहुत ही इन डेप्थ जितनी भी गद्य विधाएं लगी हुई हैं आपको, उनको आप जितना हो सके इन डेप्थ पढ़ पाते हैं तो पढ़िए उसको, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तभी आपका उद्धार हो सकता है। इन डेप्थ बहुत पूछ रहे हैं एनटीए, आप खुद ही देख पा रहे होंगे। तो ये जो नाटक है, ये जो संवाद है नाटक का, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये सत्यवीर द्वारा कहा गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा हुआ ये पहला नाटक है। सक्सेना जी के जो प्रमुख नाटक हैं वो बकरी हैं जो कि 1974 की है, लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ 1981, कल भात आएगा। बकरी नाटक के संबंध में सर्वेश्वर का जो कथन है, यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, तलछट जो हम समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। उसमें दोहा, चोप बोला, बहरेत, बील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्या पता पूछे जा सकता है एग्जाम में इस नाटक में कौन कौन सी छंदों का प्रयोग किया, क्योंकि इन डेप्थ पूछ रहा है तो कौन सा छंद, कौन सा अलंकार है, कितने भागों में है, कितना सन है, कौन सा कथन है, इतना है, कौन से पात्र हैं, ये सब पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद नाटक के पात्र कौन कौन से, नट नटी, भिष्टी, दुर्जन सिंह, करम सिंह, सत्यवीर, विप्ति इत्यादि। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन कथन किसने किसके बारे में कहा है? तो ये कथन शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। तो पत्नी द्वारा लिखी गई ये जो लिखी गई प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद घर में का पहली बार प्रकाशन सन 1944 में हुआ। प्रेमचंद के बारे में तमाम लोगों ने कलम चलाई। खुद उनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने भी एक जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में। शिवरानी देवी प्रेमचंद के साथ रहती हुई उनके जीवन की तमाम छोटी बड़ी घटनाओं की साक्षी रही है। शिवरानी ने क्यों लिखी होगी प्रेमचंद की जीवनी? उन्होंने साफ शब्दों में कहा, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है जैसा कि अधिकांश जीवनियों में होता है। वह यह कहती है कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद पहुंचाएगी। अगला जो प्रश्न बनेगा, अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसीलिए सीमा को तोड़ने मात्र का अभ्यास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? तो ये आप हुदरी में है। तो आप हुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, ये एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। आप हुदरी पंजाबी भाषा का एक शब्द है और इस पुस्तक में पंजाब की एक कुड़ी मार नामक कुप्रथा का वर्णन किया गया है। आप हुदरी रमणिका गुप्ता के जीवन की वास्तविकता को परत दर परत खोलती बोल्ड एवं निर्भीक आत्म स्वीकृति की साहसिक गाथा है, जिसमें लेखिका के
बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा की काल, साहित्य, समाज सेवा, राजनीतिक संघर्षों को चिन्हित रचनाकार की अद्वितीय दुनिया थी। आप हुदरी में स्त्री बोल लेखन का फलक बहुत ही व्यापक है और इस आत्मकथा का एक प्रमुख आयाम स्त्री मुक्ति से भी संबंधित है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य बता दिया है। उसके बाद चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो ये रहा है हरिवंश राय बच्चन का। तो चंपा पात्र का हरिवंश राय बच्चन के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हरिवंश राय बच्चन ने 4 आत्मकथाएं लिखी हैं, जिसमें क्या भूलू क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलू क्या करूं, इसमें उन्होंने अपनी पहली बीबी श्यामा के बारे में लिखा और इस किताब को श्यामा की मौत पर ख़त्म किया है। श्यामा से शादी से पहले हरिवंश राय बच्चन का अफेयर हुआ अपने दोस्त कर करकल की बीबी चंपा से, और ये करकल की मर्जी से था। हालांकि बच्चन जी इसे राधा श्यामा के प्रेम की तरह परिभाषित करते। करकल की असामयिक मौत से पहले करकल ने उनसे उसका ध्यान रखने का भी वादा लिया था। तो ये 35वां प्रश्न है। देख रहे हैं किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है एनटीए, समझ नहीं आ रहा क्या ही कर रहे हैं ये। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें रमणिका गुप्ता, कृष्णचंद्र, मनु भंडारी और हरिवंश राय बच्चन है, जिसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी, शीला। मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर 2 लोगों का प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है। प्रथम उनके पिता, द्वितीय उनकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल। मनु भंडारी के पिता का व्यवहार उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। उनके पिता उनकी बड़ी अपेक्षा करते थे, इससे उनके मन में आत्मविश्वास की कमी हो गई। भविष्य में अपनी सफलता पर लेखिका को कभी भरोसा नहीं हुआ। पिता द्वारा लोगों पर शक करने की आदत भी उनके व्यक्तित्व में स्वतः ही आ गई। 10वीं कक्षा में उनकी पहचान हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। उनके साथ हुई चर्चाओं ने लेखिका के साहित्य के ज्ञान को बढ़ाया तथा बचपन के खोए आत्मविश्वास की भावना फिर जागृत हुई। उनका मन स्वतंत्रता संग्राम की ओर उन्मुख हुआ तथा वे लेखन की ओर कदम बढ़ाया। उनके व्यक्तित्व में वीरता, आत्मविश्वास के गुणों का समावेश भी शीला अग्रवाल के कारण ही होता है। उसके बाद अरे बाप रे, ये कहाँ पहुँच गया। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, किस देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपर्युक्त पंक्ति किस निबंध से लिखी गई है? तो जो ये पंक्ति है इन चारों ऑप्शनों में से नहीं ली गई है। ये पंक्ति ली गई है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध से ली है, जबकि ऑप्शन में गलत दिया है। एनटीए भी बहुत गलती करती है। इस निबंध के लेखक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और ये निबंध भारतेंदु जी का 1884 ईस्वी का है और बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए लिखा था। उसके बाद भारतेंदु का जो निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण, बाल मुकुंद गुप्त का जो निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर। उसके बाद विकल्प में भारतेंदु कृत भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती निबंध नहीं लिया गया है का नहीं है, जिसके कारण आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। मतलब सभी को इसके प्रश्न का मतलब इस प्रश्न का सबको मार्क्स दिया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का जो ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा है। एक तो विचार चिंतन
और दूसरा ललित लालित्य, जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो ये जो निबंध है विवेकी राय का है। विवेकी राय एक ललित निबंधकार है और यह कथन उठ जाग मुसाफिर से लिया गया है। और इसके जो आगे के जो निबंध हैं, मनबोध मास्टर की डायरी, गमवई गंध गुलाब, फिर बैतलावा डाल पर आस्था और चिंतन, जुलूस रुका है उठ जाग मुसाफिर, ये सारे इसके निबंध हैं। उसके बाद आगे जो ऑप्शन में दिए हैं उनके निबंध यहाँ पे लगा दिए हैं। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी एक ललित निबंधकार हैं और इनके प्रमुख निबंध जो हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन, धर्म साधना, विचार वितर्क, कुटज, आलोक पर्व। इनके अन्य निबंध जो हैं कल्पतरु, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, बसंत आ गया, वर्षा, घनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, परस्पर और आधुनिकता, कुटुज, ये सारे इनके ललित निबंध हैं। सॉरी, ललित निबंध नहीं है, ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये इनके सारे निबंध संग्रह हैं। उसके बाद आगे जो विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं वो हैं गांधी का करुण रस, चिड़िया रैन बसेरा, चितवन की छा, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, फागुन दुई रे दिन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, साहित्य के सरोकार। कुबेरनाथ राय के जो निबंध है प्रिया नीलकंठी, रस आकेठक, गंध माधन, निषाद बासुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, पत्रमणि, पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्र मधु, दृष्टि अभिसार, मराल, आगम की नाव, उत्तर कुरु। तो ये सारे इनके निबंध हैं किसके? कुबेरनाथ राय के। तो जो भी ऑप्शन में निबंधकार पूछे हैं उनके सारे निबंध आपको पता होने चाहिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे जो प्रश्न बनता है निबंध विद्यानिवास मिश्र के कौन से निबंध नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आप विद्यानिवास मिश्र के निबंध पूछे हैं, कौन से नहीं है? तो छोटे छोटे सुख विद्यानिवास मिश्र के निबंध नहीं है। ये निबंध रामदरस मिश्र जी का है। और कितने बजे, बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र के निबंध संग्रह हैं। साहित्य के सरोकार, कविता का देश, व्यक्ति व्यंजक, गंध निबंध, ये विद्यानिवास मिश्र के हैं सारे। उसके बाद आगे जो प्रश्न बनता है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत की गई हैं? तो ये उद्धृत की गई है नाखून क्यों बढ़ते हैं से। और यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। और इनके जो अन्य निबंध हैं कल्पतरु, साहित्य सहचर, अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया, वर्षा, घनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, इनके अन्य निबंध संग्रह हैं। और इसी तरह इनके जो आगे हैं निबंध संग्रह इनके नीचे लिखे हैं, जिसमें अशोक के फूल 1948 की है, कल्पलता 1951 की है, मध्यकालीन, धर्म साधना 1952 की है, विचार और वितर्क 1957 की है, विचार प्रवाह 1959 की है, कुटज 1964 की है और आलोक पर्व 1972 की है। ये सारे इनके निबंध संग्रह हैं। उसके बाद आगे जो इनके हैं प्रश्न का उत्तर, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त के हैं, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह के हैं, उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय का है। तो ये तो रह गया। आगे जो हम प्रश्न करेंगे, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और इसमें से बताना है सही छांट के। तो जो सही उत्तर होगा वो है बी। तो ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें बी, सी और ई इसका सही उत्तर हो जाएगा।
स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य इस प्रकार हैं, जैसे कि उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति मुख्य विवर से निकलती है। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। स्वरों का वर्गीकरण यहाँ पे लगा दिया है, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इनको आपने करना जरूर है क्योंकि एग्जाम में इतने पूछे जाते हैं। मुख्य विवर के आधार पर और जीवा स्थिति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, ये सारा अपने ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम करेंगे क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लगा दिया है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, जिसमें बी सी ई। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने देखा है कि जो इस तरह के प्रश्न होते हैं ना, ये तथ्य वाले, तो इसमें ज़्यादातर ऑप्शन दिया होता है बी सी ई ही सही। आगे इसके ऊपर भी हमने कितने सारे प्रश्न किए जिसमें ऑप्शन बी सी ई बार बार लगाते हैं। तो कई बार अगर आपको इन केस अगर कुछ समझ ना आए तो आप एग्ज़ाम में इस तरह के तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो नहीं आएगा तो तुक्का भी तो चलता है। तो ज़्यादातर इस तरह के प्रश्न में आप लगा सकते हैं। उसके बाद क्रिया के संबंध में उच्च तथ्य जो है, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रह के वाक्य को हाँ बेटा, रुको रुको रुको, रुक जा, आजा। पापा स्कूल सॉरी, आगे से हम करेंगे। कौन सा कर रहे थे हम, थोड़ा बेटा ने डिस्टर्ब कर दिया था। हम क्रिया के संबंध में कर रहे थे। तो क्रिया के संबंध में जो उचित तथ्य हैं वो निम्नलिखित हैं। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रह के वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो ये क्रिया से संबंधित जो प्रश्न है ये भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो क्रिया को अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी व्याकरण में जितना भी आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसको आपने ध्यान देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और आगे प्रश्न करेंगे कि भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपने। तो भारतेंदु की जो कविताएं हैं उनसे संबंधित यहाँ पे कुछ तथ्य लगाए हैं जो कि आपने छाट के बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए बी डी ई। तो बी जिसमें दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखा गया है, ये भी सही है। और उसके बाद डी गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, ये भी आएगा। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रात समीरन कविता में बांग्ला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है। तो अगर आप ये लाइनें देखोगे तो आपको किसी भी जो भी आप पुस्तक पढ़ रहे हो या फिर गोविंद पांडे की, इनमें आपको ये सारी लाइनें देखने को मिल जाएंगी। तो पुस्तकें तो बहुत है, पढ़ना चाहो तो आप अगर इन डेप्थ पढ़ोगे तो कुछ भी पॉसिबल है। और यहाँ पे उसके बाद भारतेंदु द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ जो हैं प्रेमा सुवर्षण, सत्सई श्रृंगार, मधु मुकुल भक्ति सर्वस्य, वैशाख महात्म्य, विनय प्रेम पचासा, उर्दू का स्यापा, बकरी विलाप, अपवर्ग पंचक, विजयनी विजय वैजयंती, रिपुनाष्टक इत्यादि, ये सारे इनके काव्य ग्रंथ हैं भारतेंदु के। उसके बाद अलग अलग गद्य विधाओं से संबंधित कथन दे दिया और उनको छाटने को बोला है। गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए जिसमें आपको सही बताना है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके कथन को, लेकिन इसमें से मैं आपको सही सही बता देती हूँ कौन सा होगा। ऋण जन धनजल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। ज्ञान
मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राजकुमार वर्मा थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत की संस्कृति इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। तो ये सारे गद्य विधाओं से संबंधित जो उचित कथन है वो लगाए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बाकी जो रिपोर्टाज दे रखे हैं और उनके लेखक, जैसे कि शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, रंगे राघव का तूफानों के बीच है, उपेंद्र नाथ अश्क का पहाड़ों में प्रेममय संगीत, धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा, फणीश्वर नाथ रेणु का नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व एकलव्य के नोट्स, विवेकी राय के जुलूस रुका है बाढ़ बाढ़ बाढ़। उसके बाद अगला प्रश्न हम करेंगे आत्मकथा के संबंध में उचित जो विचार हैं उनको आपने छांट के बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। तो ए बी ई, तो जिसमें बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, ये सही आ जाएगा। उसके बाद बी, जोश महिलावादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथा के उदाहरण हैं। उसके बाद ई, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे नोट्स हैं एक टाइप के, जो महत्वपूर्ण जो लाइनें होती है, क्वेश्चंस होते हैं, उनको विचारों में छांटने को बोला है। जैसे कथनों पर विचार कीजिए, तो किस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं आप देख ही सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि आत्मकथा के संबंध में उचित कथन कौन कौन से हैं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी, जो कि 1941 की है, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा है। जानकी देवी बजाज हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका हैं। मोहनदास नेमिशराय कृत अपने अपने पिंजरे 1995 की हिंदी की पहली आत्मकथा है। उसके बाद रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक में प्रकाशित किया। हिंदी की प्रमुख आत्मकथा और उनके लेखक नीचे यहाँ पे दे दिए हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको अगर आप इनके सन याद कर सकते हैं तो भी याद करिएगा। तो अगर आप देखें तो सन वाले प्रश्न अब बहुत कम पूछे जाने लगे हैं, इस तरह के कथन वाले, विचार वाले, छाटने वाले ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो अभी तक हम 50 प्रश्न कर चुके हैं, तो सन वाले बहुत कम ही आए हैं, इस तरह के प्रश्न कुछ ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। तो इन सब बातों को एनालाइज करके 2018 या 2020 से 24 तक के बीच में जिस तरह के प्रश्नों का लेवल बढ़ गया है और प्रश्नों के पूछने का तरीका किस तरह से है, वो उन सब को एनालाइज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। तो यहाँ पे आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो आत्मकथा है, इनका नाम ही आत्मकथा है। वियोगी हरि की आत्मकथा मेरी जीवन प्रवाह। अंबिका दत्त व्यास का आत्मकथा निज वृत्तांत। राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा हादसे। मैत्री पुष्पा की आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे। प्रभा खेतान की आत्मकथा है गुड़िया भीतर गुड़िया अन्य से अन्याय। चंद्रकिरण सोन रेक्सा पिंजरे की मैना। अगला जो काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण बताना है आपने, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ACE क्लिष्टतव दोष वेद नखत ग्रह जोरी। अरध करी को बरजे हम खात। तो ये काव्य दोष से संबंधित है कि ये उदाहरण है। दूसरा जो उदाहरण ACE दुष्कर्मतव दोष मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ल जायो। उसके बाद ई अप्रितत्व दोष
हिय तल बसी दुख देत है ये मेरे अनुभव। तो ये तीन जो हैं और जिसमें क्लिष्ट दोष है, एक अकर अकर्मतव्य, अप्र अप्रतत्व दोष। काव्य दोष के जो अगले जो सर्वप्रथम आचार्य जो रहे हैं, नाट्य शास्त्रीय में हो चर्चा इनकी की गई है। और केशव मिश्र ने काव्य रचना के अंतर्गत रसो उत्पत्ति के वादक तत्व को दोष माना है, जो कि भारत मुनि ने दोषों की संख्या 10 मानी है और आचार्य वामन ने दोषों की संख्या 4 मानी है, महामठ ने 5 मानी है। तो इनको आपने इन डेप्थ इतना नहीं करने की जरूरत है। उसके बाद आगे जो प्रश्न बनता है आपका, और अनंत वर्धन ने दोषों की जगह अनुचित्य शब्द का प्रयोग किया है और उनके दोष कुछ इस तरह से हैं। ये सारे इनको आप देख लीजिएगा। काव्य रीति के संबंध में सही कथन बताना है अब, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका ए बी सी पहले 3 सही हो जाएंगे, जिसमें रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया। तो ये सारे काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। उसके बाद वामन ने रीति काव्य की आत्मा है। वामन के मत से रीति काव्य की आत्मा है और ये 3 प्रकार के होते हैं, वैदर्भी, गौड़िया, पंचाली। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जिसमें विदर्भ आदि देशों में प्रचलित है। यह दोष रहित वीणा के स्वर के समान मधुर कुछ इस प्रकार की विशेषता से संबंधित है जो शब्द और अर्थ के चमत्कार से भिन्न है। गौड़िया जो कि ओज क्रांतिमय होती है, इसमें मधुरता, सुकुमारता का अभाव रहता है। इसमें समास का बहुत प्रयोग होते हैं तथा उग्र पदों वाली यह रीति होती है। पंचाली माधुर्य सुकुमारता के संपन्न पंचाली रीति होती है। यह अगठित भाव स्थिल छाया युक्त मधुर और सुकुमार होती है। और रुद्रट ने इसके 4 भेद बताए हैं, वैदर्भी, पंचाली, लाठी, गौड़ी। कुंतक ने इसके 3 मार्गों को स्वीकार किया, जैसे सुकुमार, विचित्र, माध्यम। उसके बाद यहाँ पे कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार करना है। जिसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी। कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। कॉलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं और इसका मुख्य कल्पना और गौण कल्पना, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना दार्शनिक तथा कलाकार के विशेषताएं हैं। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों मित्र थे। लिरिकल ब्लेड्स नामक कविता दोनों के सहलेखन से लिखी गई है। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। कॉलरिज की प्रमुख रचना निम्नवत है: द फ्रेंड एंड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेक्शन ऑफ इन इंक्वायरी स्पिरिट। तो ये कुछ इस तरह से हैं। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देखिए। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में मुख्य विचार बताइए आप। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, जिसमें ACE तो BCE, कभी ACE तो BCE, इस तरह के ऑप्शन डाल रहे हैं ये। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी। अंग्रेजी शिक्षा भारतीय के धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नई शिक्षा संस्थान खोले। और अंग्रेजी शिक्षा के संदर्भ में अन्य कथन जो है वो दिए हैं वो गलत है। अगला प्रश्न जो पूछा है, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन बताना है, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ACE आएगा। ACE
जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की निंदा करती है। दलित साहित्य वेदना, चीख और झटपटाहट और का साहित्य है। दलित लेखन का आरंभ सबसे पहले मराठी साहित्य में हुआ। दलित साहित्य शुद्ध कला न होकर एक सामाजिक आंदोलन है। दलित साहित्य का आरंभ 1980 ईस्वी के बाद आत्मकथा लेखन से हुआ है और ये आज के 50वां प्रश्न है। यानी आज हमने 25 प्रश्न किए। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो नेट की हो या पीजीटी टीजीटी की, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जो भी हिंदी विभाग से हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए MCQ भी कराती हूँ, PYQ भी कराती हूँ। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।